हेलो फ्रेंड्स, आप हमारी 4 वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनेट पे हम जारी कर चुके हैं और उम्मीद है आपने उनको अच्छी तरह से देखा और समझा होगा और आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी और टेंसी सीखने में ये काफ़ी सहायक हुए होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और सारे टेंसीज के बाद अब हम पास्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में जो भी काम हो चुका है उसके बारे में जानकारी होती है और भूतकाल में हुए काम के जो टेंसीज हैं वो किस प्रकार बनते हैं, आज हम उसको शुरू करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में होने वाली किसी घटना का बोध कराने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यह वह काल है जो भूतकाल में हुई और पूरी हो चुकी क्रियाओं को दर्शाता है। इस वाक्य की एक खास पहचान होती है कि वाक्य के अंत में किया, लिया, दिया, आया, गया, खाया लगा होता है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंत था, थी, थे जैसे शब्दों से होता है। ये आगे चल के आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले इसके वाक्य हम साधारण वाक्य बनाने के नियम का जिक्र करते हैं। जो इसके साधारण वाक्य होते हैं, ये जब हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, तो फिर इसको बनाने का जो नियम है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है और ये सिर्फ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वाक्यों में लगता है। अब हम आगे की स्लाइड में आपको इसके बने हुए एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये इसके साधारण वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। देखिए ये अगली स्लाइड। मेरी माँ ने खाना बनाया। माई मदर कुक्ड फूड। तुमने पत्र लिखा। यू रोट ए लेटर। मैंने पिछले साल ताजमहल देखा। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। शिक्षक ने छात्रों की प्रशंसा की। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। तो कुछ और एग्जांपल्स हम दिखा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के। उन्होंने समय पर परियोजना पूरी की। दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसने कल स्वादिष्ट खाना बनाया। शी कुक्ड डिलीशियस फूड यस्टरडे। उसने पिछले हफ्ते एक नई कार खरीदी। He bought a new car last week. मैंने कल एक फिल्म देखी। I watched a movie yesterday. उसने अपना नाश्ता खाया। He ate his breakfast. दोस्तों आप भी अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें और ये देखें कि ये नियमानुसार बने हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो उसको बनाने का नियम इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करने योग्य बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि वर्ब जैसे कि उदाहरण के लिए डू है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है। डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। चूंकि डू ऑलरेडी डिड बन चुका है, इसलिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है और यहीं पर बच्चा लोग गलती कर जाते हैं कि वो
जब सेकंड फॉर्म पढ़ी गई है साधारण वाक्य में तो वो कई बार डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये क्लियर करने का प्रयास किया है कि डू ऑलरेडी डिड बन के सेकंड फॉर्म बन चुका है, इसलिए जब डिड के साथ हमें वर्ब की कोई भी फॉर्म लगानी होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वक्त। इसमें कुछ एक एग्जांपल्स दे रहे हैं हम, जिसमें हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने भी आ जाएंगे। ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैंने फिल्म नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच द मूवी। शॉर्ट में हम आई डिडंट भी बोल सकते हैं। उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया, दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। उसने पार्टी में गाना नहीं गाया, शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग एट द पार्टी। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द पियन डिडंट रिंग द बेल। हम पेरिस नहीं गए, वी डिड नॉट ट्रेवल टू पेरिस। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 1, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये हम हर वीडियो में इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि कहीं पे भी बिगिनर्स को ये कंफ्यूजन ना रहे कि प्रश्नवाचक वाक्य ये किस प्रकार का है। फिर दोबारा हम इसको रिपीट करते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य जो पहली प्रकार का होता है वो वाक्य क्या से शुरू होते हैं और उनको इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसको जो बनाने का नियम है वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एक हम एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं। आप अभ्यास के माध्यम से इसको शुरू करें कि अगर वाक्य में क्या लगा है तो हम पहले डिड लगा दें, फिर हम सब्जेक्ट लगा दें, फिर वर्ब लगाएं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसने संग्रहालय का दौरा किया, डिड शी विजिट द म्यूजियम। क्या वे लंदन गए, डिड दे ट्रेवल टू लंदन। क्या तुमने उसे पार्टी में देखा, डिड यू सी हिम एट द पार्टी। कुछ और एग्जांपल्स हम आपको दिखा रहे हैं। क्या उसने कल फुटबॉल खेला, डिड ही प्ले फुटबॉल यस्टरडे। क्या उसने ड्रेस खरीदी, डिड शी बाय द ड्रेस। क्या ट्रेन देर से आई, डिड द ट्रेन अराइव लेट। क्या वह अपना बटुआ घर पर भूल गया, डिड ही फॉरगेट हिज वॉलेट एट होम। क्या वह बाजार गई, डिड शी गो टू द मार्केट। दोस्तों जैसा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य और नेगेटिव वाक्य और इंटेरोगेटिव टाइप 1 की जानकारी आपको दी है, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी। तो हम अगली स्लाइड में बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 वाक्य की, और इसमें एक खास चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्लाइड के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 की, यानी कि दूसरी प्रकार के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना लगा होता है, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक प्रकार 2 के कहलाते हैं। इसको बनाने का नियम वैसा ही है जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ आदि शब्द है। हम इनमें से जो भी शब्द जरूरत होता है उसका चयन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड होता है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। तो ये हम आगे आपको इसके उदाहरण भी दिखाएंगे, लेकिन एक चीज इसमें जो आपको शायद नई लगेगी वो ये है कि जब वाक्य के बीच में सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो तो हु के बाद सब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं होता है।
इसको हम यूं कहें पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद हु विदाउट सब्जेक्ट। व्हेन वी यूज हु टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट, the person doing the action in the past indefinite tense, we do not use the subject in the sentence because who is already acting as the subject। इसको आप ये नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं इनके जरिए बड़े ध्यान से इसको आप समझें और ये बात अपने जहन में बिठाएं कि हु के साथ सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया गया है। जैसे कल पार्टी में कौन गया था, हु वेंट टू द पार्टी येस्टरडे। यहाँ पे कौन हु यानी कि हु इज द सब्जेक्ट, इसलिए इसमें और कोई सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जांपल, हु एट माई लंच। ये ईट की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे हमने एट लगाया है। और हु क्योंकि खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगेन हु इज द सब्जेक्ट एंड वी डोंट नीड टू से ही और शी। मेरा लंच कौन खा गया, तो इस केस में कौन जो है वो अपने आप में ही सब्जेक्ट है, यानी कि वही करता है। दूसरा एक और एग्जांपल भी आप लिख के देखें, हु ब्रोक दी ग्लास, यानी कि शीशा किसने तोड़ा। तो इस प्रकार जो भी वाक्य इस तरह से शुरू होंगे उसमें आपको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको स्लाइड के माध्यम से अच्छी तरह समझें, इसको रोक के देखें और वाक्य कुछ इस तरह के बनाएं जिसमें आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव टाइप 2 की। तुमने यह किताब कब खरीदी, When did you buy this book? तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई, Why didn't you tell me this? पुलिस ने चोर को कहाँ पकड़ा, Where did the police catch the thief? राहुल ने कल किससे बात की, Whom did राहुल talk to yesterday? उन्होंने पार्टी के लिए क्या बनाया, What did they prepare for the party? कुछ और एग्जाम्पल्स भी इंटरोगेटिव टाइप 2 के देखते हैं हम। तुमने घर का काम कब पूरा किया, When did you finish the homework? उसने अपना बैग कहाँ छोड़ा, Where did he leave his bag? तुमने अपनी माँ को क्या गिफ्ट दिया, What gift did you give to your mother? तुमने सुबह सबसे पहले क्या किया, What did you do first in the morning? उन्होंने शादी में कौन कौन को बुलाया, Whom all did they invite to the wedding? दोस्तों, हमेशा की तरह हम वीडियो में एक ग्रीन कार्ड देते हैं जिसमें हम जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपका शब्दकोश का विस्तार करने के लिए कुछ एक बातें नई भी लेकर आते हैं। अभी हाल ही में एक नया वाक्य प्रचलन में है जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको डिफाइन करें तो कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट refers to something that represents the highest level of development, technology or quality available at the time. It is often used to describe modern, innovative and advanced things, especially in technology, science or art. हिंदी में इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि स्टेट ऑफ द आर्ट का अर्थ है किसी क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम और अत्याधुनिक तकनीक, विकास या गुणवत्ता। यह आमतौर पर किसी ऐसी चीज के लिए प्रयोग किया जाता है जो अत्याधुनिक हो और नवीनतम मानकों के अनुसार हो। आगे वाली स्लाइड में हम इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स भी आपको दिखा रहे हैं जिनके माध्यम से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट को कहाँ पे प्रयोग करना है। दोस्तों, तकनीक के इस युग में आज हर चीज में, हर मशीन में, हर स्थान पर R&D हो रही है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। उससे हमारी ट्रेन्स
का स्ट्रक्चर बदल रहा है, हमारे बसेस का, कार, मोबाइल, यानी कि रेलवे स्टेशन तक भी जो है वो अत्याधुनिक होते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, जितना भी अधिक रिसर्च के साथ नई चीजें सामने आ रही हैं और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को पेश किया जा रहा है, तो जो व्यक्ति इस तकनीक का प्रयोग करता है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट शब्द के साथ नवाजा गया है। जैसे कंपनी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई हैं। द कंपनी इन्वेस्टेड इन स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमारे नए कार्यालय में अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। Our new office building is equipped with state-of-the-art security system. उन्होंने नवीनतम फिटनेस उपकरणों के साथ अत्याधुनिक जिम खोला। They opened a state-of-the-art gym with the latest fitness equipment. स्टेडियम को अत्याधुनिक डिजाइन और तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। The stadium was built using state-of-the-art design and technology. वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक उपग्रहों पर निर्भर करते हैं। साइंटिस्ट्स रिलाई ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट्स टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज। इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण हैं जो सर्जरी को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। दिस हॉस्पिटल हैज स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट मेकिंग सर्जरीज सेफर एंड मोर इफेक्टिव। उसने नवीनतम फीचर्स वाला अत्याधुनिक स्मार्टफोन खरीदा। She bought a state of the art smartphone with the latest features. So दोस्तों, जब भी आपको किसी चीज का उदाहरण देना हो कि इसमें बहुत उच्च क्वालिटी की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इस छोटे से वाक्य के साथ अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं, और ये शब्द है स्टेट ऑफ द आर्ट। दोस्तों, हर वीडियो में हमेशा की तरह हम येलो कार्ड भी पेश करते हैं, जिसमें कि हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके आते हैं जिनके स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन एक जैसी भी होती है और थोड़ी अलग भी हो सकती है, स्पेलिंग में थोड़ी हेरफेर भी होती है, लेकिन बोलने में वो एक जैसे प्रतीत होते हैं। तो आपका शब्दकोश का ज्ञान बढ़ाने के लिए हम हर वीडियो के लास्ट में येलो कार्ड लेके आते हैं। इस बार भी हम 10-12 वर्ड्स ऐसे लेके आए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ें, सुने और इनका प्रयोग भी देखें। पहला शब्द है फार्दर, जिसका मतलब होता है दूर। माई हाउस इज फार्दर फ्रॉम द सिटी। मेरा घर शहर से अधिक दूर है। दूसरा शब्द है फर्दर, आगे। लेट अस डिस्कस दिस मैटर फर्दर। चलिए इस मुद्दे पर और चर्चा करते हैं। और एक शब्द है वेदर, जो हम मौसम के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे। आज मौसम सुहाना है। अगला शब्द है वेदर, इसका अर्थ होता है क्या। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं। साइट, इसका अर्थ है हवाला देना। शी साइटेड एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्ट्री। उसने इतिहास से एक उदाहरण का हवाला दिया। पहले वाले साइट के स्पेलिंग थे CITE, अब जो है वो है SITE। इसका अर्थ है स्थान। द साइट इज परफेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। यह स्थान स्कूल के निर्माण के लिए उपयुक्त है। अगला शब्द है साइट, इसका स्पेलिंग है SIGHT, यानी दृश्य। द सनसेट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट टू सी। सूर्यास्त देखने में एक सुंदर दृश्य था। अगला शब्द है एडॉप्ट, अनुकूल बनाना। यू मस्ट अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। आपको नए माहौल के अनुकूल होना चाहिए। ऐसे ही अगला शब्द है एडोप्ट, इसका मतलब है अपनाना। दे डिसाइडेड टू एडॉप्ट ए चाइल्ड। उन्होंने एक बच्चे को अपनाने का निर्णय किया। इसी प्रकार एक तीसरा शब्द है अडेप्ट, ADEPT। थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, लेकिन उसका अर्थ है किसी भी चीज में निपुण होना, कुशल होना।
इसको आप अपने तरीके से वाक्य में प्रयोग करके देखें तो अडॉप्ट के भी 3 मिलते जुलते शब्द मिल जाए। अगला शब्द है आइडल, आलसी या निष्क्रिय। डू नॉट रिमेन आइडल, डू सम वर्क। आलसी मत बनो, कुछ काम करो। अगला शब्द है आइडल, जिसका अर्थ है मूर्ति। दिस इज अ ब्यूटीफुल आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यह भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति है। तो दोस्तों ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि भूतकाल में जो भी होता है उसको हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया। जो अगला टेंस हम स्टार्ट करेंगे वो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो आपके शब्दकोश का भी विस्तार हो रहा है और आपको कुछ एक बातें जो अलग हैं वो भी आपके ज्ञान बढ़ाने में सहायक हो रही होंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो चीज नहीं समझ आती उसको रिपीट करके देखें, वीडियो को पॉज करके देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार हमें जरूर लिखें। थैंक्स।